बिल्कुल साफ दिख रहा है। हेलो, स्टार्ट करें। अरे तुम लोग बीच बीच में बोल दिया करो ताकि पता चले कि तुम लोगों को आवाज मिल रही है कि नहीं। यस सर, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये जनरल इंजीनियरिंग के पोर्शन में कुछ पार्ट सिविल इंजीनियरिंग का है और कुछ पार्ट जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो दैट वी विल डिस्कस व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल पोर्शंस इन जनरल इंजीनियरिंग। तो इसमें आपको बेसिक्स ही केवल दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या होती है, पढ़े होंगे आप लोग फिजिक्स में, ट्वेल्थ में भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आवेश प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। मेरा कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है शिवम, संजना? यस सर, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है कि क्या होता है। जब चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज नोन एज कूलाम पर सेकेंड, एंड दैट कूलाम पर सेकेंड इज नोन एज दैट मच एम्पियर। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्यू चार्ज की यूनिट, कूलाम टाइम की सेकेंड इन केस में। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन अगर पूछे कोई तो आप क्या बताएंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, हेलो, यस सर। हाँ, वो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं विद इन कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होती है, जब कंडक्टर में किसी दो एंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्रिएट किया जाता है। तो बैटरी के और द्वारा धीरे आ रही है आवाज धीरे है। सर, अब सही है, अब बोले तो। अच्छा, ठीक है, तो जब हम विभवांतर क्रिएट कर देते हैं, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए, तब करंट फ्लो होने लगती है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, जैसे पढ़े होंगे कि हीट फ्लो होता है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ ऊष्मा का प्रवाह होता है। वैसे ही राजू, समझ में आ रहा है? यस सर। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होगी। तो बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है तो उसके लिए एक टर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। वही यहाँ लिखा हुआ है, विद्युत वाहक बल बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक फोर्स है जो कि करंट को फ्लो होने के लिए कारण बनता है। तो इट इज द फोर्स दैट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट ए बी के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। मान लीजिए बैटरी 10 वोल्ट की है, यही इसका 10 वोल्ट ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। 10 वोल्ट की बैटरी, एक रेजिस्टेंस, हर तार का कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि प्रतिरोध है, जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। दैट इज 10 ओम का है। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। ओम। सब ये सब साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ओम्स लॉ
अभी आगे हम देखेंगे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है एंड दैट इज ड्यू टू ईएमएफ करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम ए टू बी। ये बैटरी का जो लंबा वाला टर्मिनल है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये इस टर्मिनल को छोटे वाले को नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है बैटरी में। आवाज क्लियर है? लेकिन किसी टर्मिनल में विद इन द कंडक्टर करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्लस वाला कंडक्टर ए पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है, 10 वोल्ट इससे ज्यादा है। अगर ये 0 पे है बी तो ये प्लस 10 वोल्ट पे है। तो ए से बी की तरफ करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है? इस Yes, आई sir. की वैल्यू, इस आई की करंट की वैल्यू बाय ओम्स लॉ, करंट की वैल्यू होती है वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। I इज इक्वल टू V अपान R। यही V क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF है। ठीक है? EMF अपान R रेजिस्टेंस। तो करंट कितनी फ्लो होगी? बैटरी का वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस है 10, तो करंट हो गया 10/10, 1 एम्पियर की करंट इस सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है? बाकी लोग बोलते रहिए, केवल राजू बोल रहे हैं। नागेंद्र, किसी की आवाज आ नहीं रही है परवीन? हाँ, अब ओम्स लॉ आप पढ़े होंगे फिजिक्स में। अच्छा, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है वैसे। हेलो, यस सर। किसी की घर की टीवी की आवाज आ रही है, उसको बंद करो। ओम्स लॉ, ओम्स ने एक नियम दिया कि अगर 3 वोल्ट की बैटरी हम अप्लाई करें किसी तार। किसकी आवाज आ रही है भाई? किसके यहाँ घर में है? सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे। हेलो, हाँ, तो आप लोग की आवाज मुझे उतनी क्लियर नहीं आ रही है। किसी किसी की आवाज आ रही है, किसी किसी की नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो ओम्स लॉ कहता है कि जो किसी कंडक्टर में अगर आर ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें करंट जो फ्लो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड वोल्टेज के। ठीक है? जितना वोल्टेज हम ज्यादा लगाएंगे उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी। अगर ये आर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट कब रहेगा? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो करंट ये कह रहा है ओम्स लॉ कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। दिख रहा है ये ओम्स लॉ यस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो I करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज V। thus I इज इक्वल टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है 1 अपान R, दैट इज इक्वल टू V अपान R। सो V इज इक्वल टू IR, यही ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है? V की यूनिट वोल्ट है, I की एम्पियर, R Ampere. रेजिस्टेंस की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट, Ohm. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। Ohm. ठीक है। नेक्स्ट, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ ने एक नियम दिया। किरचॉफ के दो नियम है, एक करंट का और एक वोल्टेज का। तो किरचॉफ के करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पे, किसी नोड पे, ठीक है मनीष? यस सर। आवाज आ रही है ना? Yes, sir.
किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी भी नोड पे सारी मिलने वाली करंट का बीजीय योग शून्य होता है। मीन्स द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0, सिग्मा आई 0 होता है। बीजीय योग का मतलब है जो करंट आ रही है इस नोड पे I1 I2 और I3 इस नोड पे आ रहा है, ठीक है। तो Yes, इसको sir. अगर हम पॉजिटिव ले लें और ये बाहर निकलने वाली करंट I4 I5 इसको तब निगेटिव लेना पड़ेगा और उसके बाद सिग्मा आई 0 होगा। मीन्स प्लस I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0, 0. या टोटल इस बिंदु पे इस नोड पे आने वाली करंट इज इक्वल टू बाहर जाने वाली करंट। मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। I5. तो अकॉर्डिंग टू, दोहराओ मत मेरी बात, टोटल किरचॉफ करंट ला क्या होता है? टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। जो करंट आ रही है वही तो बाहर जाएगी। ये दो रास्ते हैं बाहर निकलने के और ये तीन रास्ते से आ रही है करंट, ठीक है। तो यही किरचॉफ का करंट का नियम है। किरचॉफ करंट ला केसीएल बोलते हैं शॉर्ट में। केसीएल कहता है कि इनका बीजीय योग जो है किसी जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का वो शून्य होता है। तो शून्य कैसे होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 0, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। नेक्स्ट किरचॉफ का लॉ है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किसी एक क्लोज लूप में एप्लीकेबल है। मतलब एक ये क्लोज लूप है, इसमें हर ब्रांचेज के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका बीजीय योग शून्य होगा। इन ए क्लोज्ड पाथ अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अक्रॉस ईच एलिमेंट इज 0। मान लीजिए ये V वोल्ट की बैटरी है और तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं श्रेणी क्रम में R1 R2 R3। तो एक ही रास्ता है करंट फ्लो होने का I, ये करंट I आएगी और तीनों में फ्लो हो जाएगी। तो तीनों में करंट I ही फ्लो होगी सीरीज में, इसीलिए करंट सेम फ्लो होती है क्योंकि एक ही रास्ता है। क्लियर? तो इस रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, दैट इज V1, और R2 के क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, विभव गिर जाता है, विभव में गिरावट आती है। और R3 के क्रॉस मान लिया कि पोटेंशियल ड्रॉप V3 है, तो बाई किरचॉफ लॉ कह रहा है कि सिग्मा V इज इक्वल टू सिग्मा IR इज इक्वल टू 0। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो सिग्मा V को 0 करना है। किसी भी बिंदु से चलेंगे, मान लीजिए यहाँ से चले करंट की डायरेक्शन में, तो इधर से यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 और यहाँ आए तो माइनस टर्मिनल है ये, दिस इज माइनस, माइनस V इज इक्वल टू 0। V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V इज इक्वल टू 0, या V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V हो जाएगा। क्लियर है मनीष? यस सर, यस सर। बाकी सबका माइक ऑन है ना? ठीक है। R4 हो जाएगा V अपान 0.1, मतलब 240 ओम। क्लियर है ये न्यूमेरिकल सबको? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट स्लाइड। तो आप लोग ये भी पढ़े होंगे फिजिक्स में, अगर इंटरमीडिएट करते हैं, हाई स्कूल में है कि नहीं बट आई डोंट नो। रेजिस्टेंस, किसी भी तार का जो रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, उसकी वैल्यू होती है रो L अपान A। रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मनीष कुछ कह रहे हो क्या? नहीं सर। हाँ, ये फार्मूला पढ़े हो पहले कभी? R इज इक्वल टू रो L बाई A। हाँ, रो पता है। हाँ, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, तो रो, ऐसा ही मात्रा है। हाँ, रो की वैल्यू R इज इक्वल टू रो L बाई A, और रो की वैल्यू जो होती है वो हर मेटल के लिए, हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होगी। एल्यूमिनियम का अलग होगा,
सिल्वर का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा, ठीक है। तो ये मेटल चेंज अगर नहीं हो तो रो की वैल्यू वही रहेगी। तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, आपको फार्मूला याद रखना है। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर तार है तो ये उसका, तार ऐसे बनाया हूं मैं, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अगर सिलेंड्रिकल है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये भी मेरे को बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 15% अगर बढ़ा दी जाती है तो तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो पहले लंबाई L थी, अब 15% बढ़ा दिया गया, मतलब 1.15 कर दिया गया, ठीक है। L से 1.15 L कर दिया गया। तो जब खींच के बढ़ाएंगे तो पतला भी हो जाएगा तार, होगा कि नहीं, क्योंकि आयतन वही रहेगा, उसी तार को खींच के बढ़ाया जा रहा है, तो आयतन तो वॉल्यूम सेम रहेगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो लंबाई तो बढ़ेगी 15%, लेकिन उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। कितना कम होगा वो देख लेंगे और उसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल विल नॉट चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, ठीक है, अगर उसको खींचे या दबाएं तो, क्योंकि वो सेम मेटल का है, मेटल तो वही है, तार वही है, उसी को खींचा गया है। तो यहाँ पे L1 मान लिया कि शुरू में इसकी लेंथ L1 थी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और रेजिस्टेंस R1 है, और जब खींच दिया गया तो इसकी लेंथ L2 हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 हो गया और R2 हो गया। तो हमको R2 पता करना है, ठीक है, कितना प्रतिशत उसका प्रतिरोध में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो L2 कितना हो गया, L1 प्लस L1 का 15%, 1.15 L1 होगा कि नहीं। और वॉल्यूम आयतन तो उस तार का वही रहेगा, तो आयतन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 होना चाहिए। तो A2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे A1 L1 अपान L2 से, तो ये A1 अपान 1.15 हो जाएगा। क्लियर है? R2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रो L2 अपान A2, रो और L2 हो गया 1.15 L1 ये है, और A2 हो गया A1 अपान 1.15, ये अपान 1.15 ऊपर चला जाएगा, तो 1.15 का स्क्वायर आया। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, मतलब जो नया रेजिस्टेंस है, अगर तार को 15% खींच दिया गया तो उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका स्क्वायर आ जा रहा है। अगर किसी तार की लंबाई खींच के डबल कर दिया है तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। L से अगर 2L हो गया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी तार की लंबाई खींच के 3 गुना कर दें तो नया रेजिस्टेंस 9 गुना बढ़ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 15% केवल बढ़ाया गया है, तो इसका 1.15 स्क्वायर हो गया है, तो नया रेजिस्टेंस 1.15 स्क्वायर R1 हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि R2 1.15 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1.3225। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, R2 माइनस R1 अपन R1, 32.25% आएगा। सब लोग बोल नहीं रहे हो? यस सर आएगा। फरदीन, पंकज, आप यस बोलो, सर। बाकी लोग यस सर। बोलिए, सबको समझ में यस आया? सर। यस सर। अब ये आप लोग करके हमको व्हाट्सएप पे भेजिएगा। किसी तार यस की, सर। हाँ, किसी तार की लंबाई 10% बढ़ाने पे क्या होगा। मैंने 15% पे सॉल्व किया है ना? यस सर। यस सर। आप लोग 10% खींच के बताइएगा कि कितना रेजिस्टेंस में वृद्धि होगी। सॉल्व करके हमको भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे ग्रुप में। ओके सर। ठीक है? हाँ, कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो मैं फिर बताऊंगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. चलें, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और 3:20 होगा तो हमको जरा बता देना है, क्योंकि हमको फिर 4 बजे से क्लास लेनी है दूसरे।
ठीक है, दूसरे लोगों का लेना है। एक मिनट वेट करिए। ये जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन है, इलेक्ट्रिकल का, दिख रहा है। डीसी सर्किट थ्योरम आपको पढ़ना है। फिर वोल्टेज और करंट सब बहुत इजी हैं, लेकिन ये है कि ऑनलाइन में उतना आपको समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं, अदरवाइज कुछ था नहीं इसमें। चलिए फिर भी ट्राई करेंगे। आप सॉल्व करते रहो और व्हाट्सएप पे हमको भेजते रहना, पूछते रहना। कोई भी न्यूमेरिकल जो नहीं समझ में आएगा वो हमको उसको फोटो खींच के भेजना कि कौन सा न्यूमेरिकल या कौन सा प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं तुरंत सॉल्व करके तुमको फोटो खींच के भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, आ रही आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ये दूसरा एग्जांपल है कि लोहे का एक ठोस गोला है, मीन्स स्फीयर है, स्फेरिकल गोला जिसकी त्रिज्या r है, रेडियस। इसके दो बराबर भाग किए जाते हैं, आधा आधा। पहले भाग को गलाकर एक समान व्यास का L1 लंबाई का तार बनाया जाता है, दूसरे भाग को गलाकर L2 लंबाई का तार बनाया जाता है। सिद्ध करो कि इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात उनकी लंबाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। समझ में आ रही है क्वेश्चन? तो आयतन जो है 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है। कितना होता है आयतन उसका स्फीयर का, गोले का? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। अब उसको आधा आधा कर दिया गया है, दो बराबर भाग कर दिया गया है, तो 2/3 हो गया। तो इसका पहले को कह रहा है कि L1 लंबाई का बनाया जा रहा है, तो पाई r मान लिया कि जो दो गोला बनेगा, एक का व्यास, अरे एक का त्रिज्या r1 मान लो, एक का दूसरे का r2 मान लिया, तो क्या हो जाएगा? पाई r1 स्क्वायर कर दिया, r क्यूब की जगह पे जब लंबाई उसको खींच के हम बनाएंगे तो लोहा तो रह नहीं जाएगा। अब खींच के बनाएंगे तो वो बेलनाकार हो गया ना, जी। गलाकर थे सिलिंड्रिकल, वैसा तार बनाया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका r1 मान लिया हमने त्रिज्या, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गया पाई r1 स्क्वायर, ठीक। तो यही उसका आयतन तो गोले का है, उसी को गोले को ही गलाया गया है, खींच दिया गया है, तो आयतन तो वही रहेगा ना, आयतन तो चेंज होगा नहीं। गोले का आयतन इतना है, एक आधा गोले का, दो बराबर भाग, एक आधा गोला 2/3 पाई r क्यूब। अब इसको तार बना दिया गया, तो तार का आयतन कितना होगा? पाई r1 स्क्वायर इंटू L1, और दूसरा तार पाई r2 स्क्वायर L2, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ से क्या बना? r2 स्क्वायर अपान r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, पाई पाई कट गया, r2 स्क्वायर अपान r1 स्क्वायर इज इक्वल टू L1 अपान L2 होगा। ये क्लियर है? क्यों, ये क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Clear है. यस सर क्लियर है। तो पहले तार का प्रतिरोध कितना होगा? यस सर। पहले तार का प्रतिरोध कितना होगा? R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L अपान A। R1 क्या हो गया पहले तार का? रो, अब वो गोला एक ही है, एक ही मेटल है, उसी से दो तार बनाया गया है, तो रो दोनों का सेम होगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो इसका R1 हो गया रो और लंबाई है L1, तो रो L अपान A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A क्या होगा? पाई R1
स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये तार है, नहीं बन पा रहा है, ये तार का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया A1। A1 मीन्स पाई R1 स्क्वायर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R2 स्क्वायर। दूसरे तार का प्रतिरोध इतना हो जाएगा रो L2 अपन पाई R2 स्क्वायर। क्लियर है? R1 बाई R2 कितना होगा, इस दोनों को डिवाइड कर दो, रो रो कट जाएगा, L1 बाई L2 एंड R2 स्क्वायर अपन R1 स्क्वायर। ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है दोनों का अनुपात? तो R1 बाई R2 Yes, इक्वल टू sir. L1 बाई L2, L1 बाई L2, और R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर कितना है यहाँ पे, L1 बाई L2। तो R1 बाई R2 क्या हो गया, L1 स्क्वायर अपन L2 स्क्वायर। ऐसे ही ये दूसरा न्यूमेरिकल है, एक कॉपर तार का प्रतिरोध 200 मीटर जिसकी लंबाई है 21 ओम है। अगर तार की मोटाई 0.44 mm है तो तार का विशेष प्रतिरोधी, तो डायरेक्ट फार्मूला है R इक्वल टू रो L बाई A, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई R स्क्वायर। R मतलब डायमीटर दिया है इसका, मोटाई मतलब डाया, व्यास, R का मतलब रेडियस, D बाई 2 व्यास का आधा, पाई R स्क्वायर D बाई 2 का स्क्वायर, पाई D स्क्वायर अपन 4 नहीं हो जाएगा, होगा? Yes, sir. तो पाई और D कितना दिया है 0.44 mm, मतलब 0.44 इंटू 10⁻³ मीटर में किया है, MKS में चेंज किया है, का स्क्वायर अपन 4। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लीजिए यहाँ से, और L दिया हुआ है 200 मीटर और R दिया हुआ है 21 ओम, इसमें पुट कर दीजिए, रो की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से मेनली हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सीरीज और पैरेलल वही चीज है। सीरीज का मतलब है लगातार हम जोड़ते जाएं। अब यहाँ से ए बी के बीच में अगर बैटरी जोड़ देंगे तो करंट जो फ्लो होगी इसमें, वो जो करंट R1 में आएगी वही R2 में जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही रास्ता है, ये भी सीरीज में है R1 R2। यहाँ पे बैटरी जोड़ दें तो यहाँ पे जो करंट आएगी उसके लिए रास्ता यही है बस, तो जो करंट R1 में आएगी वही R2 में जाएगी। मतलब सीरीज के लिए क्या है जरूरी चीज, कि दोनों में अगर करंट सेम है तो मतलब हम कहेंगे दोनों सीरीज में। R1 R2 R3 यहाँ पे जो करंट एंटर करेगी वही यहाँ से बाहर निकलेगी, मतलब तीनों में करंट सेम जाएगी। तो सीरीज में हमेशा करंट जो है, धारा, वो समान होती है, और पैरेलल में लेकिन समान नहीं होगी, इनके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। अगर R1 R2 R3 अलग अलग है तो वोल्टेज इसके क्रॉस V1 जो होगा वो I इंटू R1 होगा, V2 जो होगा वो I इंटू R2 होगा, V3 होगा इसके क्रॉस वोल्टेज I इंटू R3। तो R1 R2 R3 अलग अलग है तो V1 V2 V3 भी अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज ये सब सीरीज क्रम है, यहाँ से ये जोड़ दिया गया, इसके अदर एंड से इसका ये एंड जोड़ दिया जाए, ये भी सीरीज है। R1 यहाँ से जो करंट ये ए बी के बीच में अगर बैटरी जोड़ दें तो ये करंट इधर से या इधर से करंट एंटर कराओ तो जो करंट R2 में इधर जाएगी वही एक ही रास्ता है, इधर से घूम के R1 में आएगी। ठीक, मतलब R2 और R1 यहाँ पे सीरीज में है। करंट की डायरेक्शन देख के हम बता सकते हैं कि करंट सीरीज में है कि नहीं है। कोई दो रेजिस्टेंस, ये R1 R2 R3 सीरीज में है, ये करंट I आ रही है, तीनों में निकल जाएगी। ठीक, वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समांतर क्रम में पैरेलल में वोल्टेज हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि एक ही दो सारे प्रतिरोध जो हैं किसी दो बिंदु के बीच में, दो पॉइंट के बीच में कनेक्ट होते हैं, इसलिए दोनों के बीच सेम विभवांतर उत्पन्न होगा। अब ये एक इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, शायद क्या समझाया है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कैसे होगा, मालूम है कैसे होगा सबको? सीरीज में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? R1 plus R2 plus R3. R2 प्लस R3, अगर R4 भी जुड़ा है तो प्लस R4, अगर Rn Yes, तक जुड़ा sir. है तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू
आर एन। ठीक है, क्लियर है ये? यस क्यों होता सर। है ये? यहाँ से देखिए सर क्यों क्योंकि होता। करंट सेम है तीनों में, टोटल वोल्टेज क्या होगा तीनों के क्रॉस का वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। तो R1 के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, टोटल वोल्टेज हो गया। V इज इक्वल टू आई, कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो V अपान आई कर दें तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और बाई ओम्स लॉ V बाई आई R होता है, मतलब टोटल R कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आ गया? अभी एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 4 प्रतिरोध हैं, 4 ओम, 6 ओम, 9 ओम और 10 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। सीरीज में है ना, 220 वोल्ट से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से बैटरी से जो भी करंट निकलेगी वो सब में ये आई करंट ही तो जाएगी, एक ही रास्ता है। सीरीज में करंट सेम होगी, R1 में भी आई करंट, R2 में भी आई। ठीक है, इनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर तथा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए। आई कितना हो जाएगा और V1 V2 V3 V4 क्या होगा। इसके क्रॉस R1 के दोनों सिरों के बीच कितना वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, V1 V2 ये सब बताना है। तो V1 कितना होगा, इसमें आने वाली करंट बाई ओम्स लॉ इनटू इसका रेजिस्टेंस R1, तो V1 होगा I इंटू R1, R1 4 है। V2 कितना होगा, करंट तो वही आ रही है, V2 होगा I इंटू R2, V3 I इंटू R3 9, और V4 I इंटू 10। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज कितना है 220, बाई ओम्स लॉ क्या होगा I इज इक्वल टू V अपान R, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V बाई आर होगा कि नहीं होगा, होगा? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो टोटल करंट I भी पूछा है, I कितना होगा V अपान टोटल R, R मतलब तुल्य प्रतिरोध, पूरे का R कितना होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा 19 6 25 4 29। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 बटा 29। 29, 7.58 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और सबके एकरास फिर हम वोल्टता पाथ या वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। 4 ओम के क्रॉस V1 कितना हो जाएगा I इंटू R1, I इंटू 4, और I कितना है 7.58 इंटू 4 हो जाएगा। V2 कितना हो जाएगा 7.58 I इंटू 6, V3 कितना हो जाएगा 7.58 इंटू 9, V4 I 7.58 इंटू 10। क्लियर है? ऐसे आप लोग न्यूमेरिकल कोई बुक हो तो उससे सॉल्व करिए, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस भेज दूंगा, सॉल्व करते रहना, और जहाँ प्रॉब्लम हो हमको बताइएगा। ये भाई सॉल्व किया है, ये एक एग्जांपल है, इसको कर लीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। ठीक है, तो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे देखता हूँ। ये समांतर संयोजन दिखाया है कि पैरेलल क्या होता है, किसी दो पॉइंट के बीच में R1 R2 और R3 को कनेक्ट किया है। ठीक है, इसी दो पॉइंट, ये दोनों पॉइंट है जंक्शन 1 जंक्शन 2, इसी के बीच में R1 लगा दिया, इसी दोनों पॉइंट के बीच में R2, इस दोनों पॉइंट के बीच में जितना रेजिस्टेंस हम लगाएंगे सब एक दूसरे के पैरेलल में कहे जाएंगे, समांतर में। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर 20 वोल्ट की एक बैटरी लगा दें तो यहाँ से जो करंट निकलेगी, मान लीजिए करंट आई है, वो अब इस जंक्शन पे जाके बट जाएगी प्रतिरोध के अनुसार। जिसका प्रतिरोध कम होगा उसमें ज्यादा करंट, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें कम करंट। तो I1 इसमें चली गई, I2 इसमें, I3 इसमें। ठीक है,
तीनों में बराबर करंट नहीं जाएगी। बराबर करंट कब जाएगी? जब तीनों का रेजिस्टेंस समान होगा तभी जाएगी। तो करंट यहाँ से बट गई, लेकिन वोल्टेज R1, R2 और R3 के क्रॉस V ही है। अब V जितने वोल्ट की बैटरी लगा दें हम, 10 वोल्ट या 20 वोल्ट या 50 वोल्ट, उतना ही तीनों के क्रॉस वोल्टेज होगा। क्लियर है? तो समांतर में वोल्टेज सेम होता है लेकिन करंट में भी डिफरेंट। ठीक, ये समांतर संयोजन है कि किसी दो जंक्शन के बीच में जितने सारे हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे दैट विल बी देन दे विल बी इन पैरेलल। इसमें I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? टोटल वोल्टेज V अपान R1 होगा। I2 की वैल्यू क्या होगी? इसके क्रॉस वोल्टेज। करंट की वैल्यू होती है V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू V अपान R, मतलब इसकी क्रॉस वोल्टेज अपान इसका रेजिस्टेंस V अपान R2। I3 की वैल्यू होगी V अपान R3। ठीक है, और I की वैल्यू क्या होगी? टोटल I की वैल्यू बाई KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। I की वैल्यू क्या होगी? आने वाली करंट इज इक्वल टू बाहर निकलने वाली करंट। ये I1, I2, I3 तीनों बाहर निकल रही हैं। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यही I करंट 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। क्लियर है? तो अगर आने वाली करंट को हम प्लस लें तो ऑटोमेटिकली बाहर निकलने वाली करंट को, इस जंक्शन से जो बाहर जा रही है, उसको माइनस लेना पड़ेगा। तो प्लस I इज इक्वल टू प्लस I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। यही KCL है, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, प्लस I माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। अलजेब्राइक सम 0 हो गया, सिग्मा I 0, या I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I1, I2, I3 मिल जाएगा, तो I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही दिखाया है यहाँ पे। I1 इज इक्वल टू V बाई R1 होगा, I2 V बाई R2 होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। I1 की वैल्यू इसके क्रॉस वोल्टेज V अपान R1, I2 की वैल्यू Yes, अपान sir. R2, I3 की वैल्यू V अपान R3। तीनों को कह रहा है कि जोड़ दीजिए, I1 प्लस I2 प्लस I3 ही I के बराबर होगा। तो V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। और I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है? I है, टोटल करंट। V कॉमन ले लिया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और I अपान V इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। और I अपान V क्या है? 1 बाई R है। ठीक है, R इक्विवेलेंट, 1 बाई R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 पढ़े होंगे। अगर R3 है तो प्लस 1 बाई R3, R4 है तो प्लस 1 बाई R4, जी अप टू सर। प्लस 1 बाई RN तक जा। अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगा, अप टू RN। किरचॉफ का नियम आपको बता ही दिया है पहले ही मैंने। ये समांतर प्रतिरोधों में धारा का वितरण दिखा रहा है, कैसे होगा? I इज इक्वल टू, इस सर्किट में R1 R2 पैरेलल में है। I करंट दो भाग में बट गई, I1 में चली गई, I2 में, R1 में और R2 में। I1 करंट, R2 में I2 करंट। मतलब I इज इक्वल टू क्या हुआ? I1 प्लस I2 बाई किरचॉफ्स करंट लॉ। आने वाली करंट इज इक्वल टू बाहर निकलने वाली करंट, होगा ना? तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हम लिख सकते हैं। और बाकी इन दोनों बिंदु के बीच में, दोनों जंक्शन के बीच में V वोल्टेज है, मतलब R1 के क्रॉस में V होगा और R2 के क्रॉस में V होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम। तो I1 की वैल्यू क्या होगी? V अपान R1, और I2 की वैल्यू V अपान R2, यही लिखा है। तो अगर दोनों ब्रांच में करंट का अनुपात देखें तो I1 बाई I2 क्या होगा? V बाई R1 अपान V बाई R2। तो V बाई R1 इंटू, यहाँ पे अपान का साइन छूट गया है डिवीजन का, इंटू R2 बाई V। तो V कट गया, R2 बाई R1। मतलब करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसमें जाने वाली करंट और इसमें जाने वाली करंट क्या होगी? दोनों रेजिस्टेंस के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। मतलब जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें ज्यादा करंट जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें कम करंट जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब ही है अवरोध, धारा के मार्ग में अवरोध है ये।
ठीक है, जैसे स्पीड ब्रेकर, किसी रास्ते पे हम जा रहे हैं, ज्यादा स्पीड ब्रेकर होगा तो ज्यादा तेज बाइक नहीं चलाएंगे, धीमा हो जाएगा। जहाँ स्पीड ब्रेकर कम होगा वहाँ तेज चलाएंगे। तो रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगी। तो I1 I2 जो होगा इनका रेशियो वो रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्लियर है? सर टाइम हो गया। टाइम हो गया? यस सर। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा और फिर मैं नेक्स्ट शेड्यूल भेजता हूँ कब लेंगे क्लास। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट शेड्यूल मैं भेजूंगा मंडे को, या तो रखते हैं। ओके और सर। आप लोग इसको आप Okay, लोग पढ़िएगा और जो डाउट हो हमसे बताइएगा। और वो जो क्वेश्चन बोला था मैंने उसको ट्राई करिएगा 10% खींच के बढ़ाने वाला। ठीक है, Okay, sir. Okay, Thank then. you, sir. ओके ओके ओके, ठीक है थैंक सर। यू। ओके, यू मे लीव नाउ। ओके, थैंक यू सर।